जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। महाराष्ट्र में भाजपा बीते कुछ महीनों से बेहद आक्रामक है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सत्ता से जाने के बाद से वह और आक्रामक हो गई। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सत्ता खोई है तो वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ही दावा ठोककर उनकी विरासत और सियासत दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इस संघर्ष का पूरा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है, जिसकी नजर शिवसेना के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में उसके वोटरों को अपने पाले में लाने पर है। लेकिन भाजपा का यह अभियान सिर्फ ठाकरे फैमिली को ही दर देने तक सीमित नहीं है। भाजपा के रणनीतिकारों ने मराठा छत्रप कहे जाने वाले शरद पवार को भी घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। एनसीपी का गढ़ कहे जाने वाले बारामती सीट पर भाजपा 2024 के आम चुनाव में खास फोकस कर रही है। कांग्रेस को अपनी भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं और उसे लगता है कि इससे वह नई मजबूती के साथ उभरेगी। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा है कि पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक होगी। इससे मित्र दल एवं विपक्षी दल उसे हल्के में नहीं ले सकेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर जिस तरह से हमले कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल परेशान है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी बताते हुए कहा है कि यह पार्टी को मजबूती देगी और उसमें नई जान फूकेगी। सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर से सुनवाई होने वाली है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 3 मुद्दे सुझाए हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में विचार किया जाएगा। कई याचिकाओं में EWS कोटे की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इस पर चीफ जस्टिस यू ललित का कहना है कि सबसे पहले उन 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनका सुझाव अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दिया है। के वेणुगोपाल ने जो मुद्दे सुझाए उनमें से 103वां संशोधन जो इसके लिए किया गया उससे क्या संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन होगा। खासतौर पर राज्यों को आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान के तहत अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के बीच रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे की तेजी के साथ 79.72 पर बंद हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 79.72 पर खुली है। दिन में कारोबार के दौरान इसमें 89.65 का ऊपरी और 79.83 का निचला स्तर देखा है। कारोबार के आखिरी में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 79.72 पर बंद हुआ है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 23 पैसे की बढ़त है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अब राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा सत्ता पर काबिज है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का गुजरात में सरकार बनाने का प्रयास भी जारी है। 1990 के बाद कांग्रेसी गुजरात में लगातार कमजोर होती चली गई और भाजपा ने गुजरात में ऐसा जातीय समीकरण फिट किया है जिसकी बदौलत आज तक गुजरात की सत्ता पर बनी हुई है। गुजरात के बाणसांठा जिले के सथराट विधानसभा सीट पर भी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुकी। इस विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा के पर्वत भाई पटेल ने जीत दर्ज की थी। बिहार की भूमि कई मायनों में खास है। यहाँ के गया जिले में लगने वाला पितृपक्ष मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गया में बह रही फाल्गु नदी के किनारे देश विदेश से लोग पिंड दान करने पहुँचते हैं। अब इसी गया की धरती पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार है। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को इसका उद्घाटन किया। इस डैम के बनने के साथ ही सालों से सूखी पड़ी फाल्गु नदी भी अब 10 फीट तक पानी है। रबर डैम के बनने के बाद विश्व प्रसिद्ध गया में पिंडदान करने आने वाले लोगों का आचमन करने के लिए अब 2 फीट गड्ढा नहीं करना होगा। यह डैम 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। डैम बनने के बाद करीब 2.5 किलोमीटर तक उसका पानी जमा रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों के सर्वे की बात उठी है। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में धर्मस्व मंत्री व बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर ने मदरसों के सर्वे की वकालत की है। इसे लेकर शिक्षा विभाग को चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल देश के कई प्रदेशों में मदरसों के सर्वे की मांग उठने लगी है। यूपी में शुरू हुए इस विवाद की आंच अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर आधुनिक मदरसा कल्याण संघ ने उषा ठाकुर के बयान का स्वागत किया। मदरसा कल्याण संघ की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मदरसा आकर खुद पढ़ाने और छात्रों से चर्चा करने का भी आग्रह किया गया है और मदरसों में हो रही पढ़ाई उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। पंजाब सरकार धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की पूरी सहायता करेगी और धान की पराली और अवशेष को संभालने के लिए किसानों को कृषि संयंत्रों पर भी दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ असली किसानों को मिलना सुनिश्चित करेगी। गुरुवार को चंडीगढ़ में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि भगवंत मान सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के नाम पर जाने वाली कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।
पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार पर भड़क गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शाम को होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लोकार्पण समारोह के न्योते की भाषा पर नाराजगी जताते हुए बनर्जी ने कहा है कि वो कोई उनकी बंधुआ मजदूर नहीं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में हम बंगाल से एक खेल की शुरुआत करेंगे। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और मैं और अन्य साथी एकजुट होंगे और फिर भाजपा सरकार कैसे बनाएगी। भाजपा सरकार की कोई जरूरत नहीं। बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली में नेताजी की नई प्रतिमा बनाने का मुझे बुरा लगा है। पुरानी प्रतिमा का क्या हुआ है और प्रधानमंत्री प्रतिमा का उद्घाटन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा है कि भारत का दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई असाधारण उपलब्धि नहीं है। हर भारतीय को इस पर गर्व है। वह सूरत के ओलंपिड इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए। इनमें से 10 लाख घर अकेले गुजरात में ही बनाए गए। पिछले 2 दशकों में यह मेडिकल कॉलेज की संख्या 11 से बढ़कर 31 हो चुकी है। एक एम्स अस्पताल बन रहा है। कोई नए मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला सेक्टर 6 पुलिस हेडक्वार्टर में हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री द्वारा अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति, साइबर क्राइम, नशे पर रोकथाम, प्रदेश की कानून व्यवस्था व अन्य मामलों में समीक्षा बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था क्राइम को लेकर एक रिव्यू बैठक की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा है कि दिल्ली जल्द ही झीलों का शहर बन जाएगा। केजरीवाल की घोषणा को समझाते हुए मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि सरकार शहर की 50 झीलों का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण कर रही है। सिसोदिया ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना में सन्नोज झील पर किए जा रहे कार्य का जायजा लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली को झीलों का शहर बनाने के मिशन के तहत सन्नोज झील में हो रहे जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम जायजा लिया है और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से दिल्ली में पानी की कमी की समस्या का भी समाधान होगा। सिसोदिया ने लिखा है कि अपनी पहचान खो चुकी दिल्ली की ऐसी 50 जिलों का जनार्दन किया जा रहा है जिससे भूजल रिचार्ज होगा और पानी की कमी खत्म होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बृहस्पतिवार को अजमेर दरगाह में जियारत करने जयपुर पहुंची। प्रधानमंत्री हसीना अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विशेष विमान से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। हवाई अड्डा सूत्रों के अनुसार राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला व आला अधिकारियों ने हसीना की अगवानी की। अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर आई शेख हसीना दिल्ली पहुंचते ही दरगाह हजरत निजामुद्दीन पहुंची थी। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के संरक्षक फरीद अहमद निजामी ने कहा, शेख हसीना के पिता के माध्यम से दरगाह से उनका पुराना संबंध है। ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र की नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए संगठन ने अलग राज्य कौशल की मांग को लेकर कम से कम 10 जिलों में बुधवार को 12 घंटे का बंद रखा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राज्य के बीजू जनता दल सरकार पर ओडिशा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए बंद संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के नेता JN मिश्रा ने कहा, राज्य की राजधानी से कुछ दूर पर रहने वाले लोगों में यह धारणा बन गई है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इन लोगों की यह धारणा सही है। बीजेपी सरकार ने 22 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया है। मिश्रा पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर से विधायक है। 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम लोग जुमलेबाजी की सरकार नहीं है, हम लोग कतई से नहीं करने पर विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार जी का काम हो रहा है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इससे पहले सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी डॉक्टर, सिविल सर्जन व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, स्थिति खराब जरूर है लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार होगा। इसके लिए 60 दिनों के अंतर कार्य योजना बनाई जा रही है। देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। राष्ट्रीय बाजार में 8 सितंबर 2022 को नेशनल स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें में कोई बदलाव नहीं किया गया। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। जी हां, आपको बता दें कि 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, जिसके बाद तेल के दाम कम हो गए थे। इससे कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, जिससे उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। अहमदाबाद शहर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 373 हो गई। और आपको बता दें कि एक्टिव केस में पूरे गुजरात में 195 मामले दर्ज किए गए। गुजरात में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1353 हो गई। कुल एक्टिव केसों में से 5 लोग वेंटिलेटर पर है। बुधवार को कोरोना के कोई मौत नहीं आई है। 10 या अधिक मामलों वाले अन्य शहरों जिलों में सूरत शहर, बड़ोदरा शहर और नवासारी शामिल है।
है। 33 में से 3 जिलों में शून्य सक्रिय मामले हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे में 1835 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 5847 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को अब तक 11 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। देश के किसान 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे। इस बीच सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान का लाभ उठाने वाले 21 लाख किसानों को अपात्र घोषित कर दिया है। सरकार अब किसानों से पैसों की वसूली करने की तैयारी करे। इसके लिए अपात्र किसानों को नोटिस भी थमा दिया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।